नमस्कार दोस्तों, मैं उमाशंकर पंचोली। आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकालीन कवियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण कथन कहे हैं, तो देखते हैं एक एक करके सभी कथनों को। चिंतामणि त्रिपाठी के लिए उन्होंने कहा है, चिंतामणि त्रिपाठी के लिए कहा है कि इनकी भाषा ललित और सानुप्रास होती थी। चिंतामणि त्रिपाठी की भाषा ललित और सानुप्रास होती थी। बेनी कवि के लिए कहा है कि भाषा चलती होने पर भी अनुप्रास युक्त होती थी। भाषा भूषण ग्रंथ जो कि महाराज जसवंत सिंह के द्वारा लिखा गया था, इसके लिए उन्होंने कहा है कि इस ग्रंथ को उन्होंने वास्तव में आचार्य के रूप में लिखा है, कवि के रूप में नहीं। किन्होंने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। बिहारी सच्चे के लिए कहा है कि इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। बिहारी सच्चे के लिए फिर कहते हैं कि इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिनसे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है, जिनसे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। अगला जो कथन है उनका बिहारी सच्चे के लिए वह है कि यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वन स्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। यह जो कथन है वह बहुत ही बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। किसके लिए कहा है? बिहारी सच्चाई के लिए। अगला कवि बिहारी के लिए उन्होंने कहा है कि जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होती है वह मुक्तक की रचना में उतना ही सफल होगा। किसके लिए कहा है? कवि बिहारी के लिए। बिहारी के लिए कहा है कि बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। कवि बिहारी के लिए कहा है। कवि मंडन के लिए वह कहते हैं भाषा इनकी बड़ी स्वाभाविक, चलती और व्यंजना पूर्ण होती थी। किनके लिए? कवि मंडन के लिए। मतीराम के लिए उन्होंने कहा है इनका सच्चा कवि हृदय था। किनका? मतीराम का। मतीराम के लिए उन्होंने क्या कहा है कि इनका सच्चा कवि हृदय था। अगले कथन की बात करें तो मतीराम के लिए वह फिर कहते हैं कि रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़ और किसी कवि में मतीराम की सी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़ और किसी में कवि मतीराम की सी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती। मतीराम के लिए। कवि भूषण के लिए वह कहते हैं उनके प्रति भक्ति और सम्मान की प्रतिष्ठा हिंदू जनता के हृदय में उस समय भी थी और आगे भी बराबर बनी रही या बढ़ती गई। भूषण के लिए वो फिर कहते हैं कि भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुई है। कवि भूषण के लिए रामचंद्र शुक्ल जी और कहते हैं कि जिसकी रचनाओं को जनता का हृदय स्वीकार करेगा उस कवि की कीर्ति तब तक बराबर बनी रहेगी जब तक स्वीकृति बनी रहेगी। कवि भूषण के लिए कथन किसने कहे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगले कथन की ओर हम बात करें तो कवि भूषण के लिए उन्होंने कहा है कि शिवाजी और छत्रसाल की वीरता का वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। भूषण के लिए वे कहते हैं कि वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। किस कवि के लिए कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भूषण के लिए। अगले कवि हैं सुखदेव मिश्र के लिए। वो कहते हैं कि छंद शास्त्र पर इनका सा विशद विवरण, छंद शास्त्र पर इनका सा विशद निरूपण और किसी कवि ने नहीं किया। किसने? सुखदेव मिश्र ने जो छंद शास्त्र पर जो छंद शास्त्र का जो निरूपण किया है वह सुखदेव मिश्र के अलावा और किसी ने इतना अच्छा नहीं किया। वो कवि देव के लिए कहते हैं कि ये आचार्य और कवि दोनों रूपों में हमारे सामने आते हैं। कौन? कवि देव। देव के लिए फिर कहते हैं कि कवित्व शक्ति और मौलिकता में देव में खूब थी पर उनके सम्यक स्फुरण में उनकी रुचि विशेष प्राय बाधक हुई है। कवि देव के लिए कहते हैं कि रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे, इसमें संदेह नहीं है। कौन? कवि देव। वे कहते हैं श्रीपति के लिए कहते हैं कि श्रीपति ने काव्य के सब अंगों का निरूपण विशुद्ध रीति से किया है। कवि भिखारी दास के लिए कहते हैं कि इनकी रचना कला पक्ष में संयत और भाव पक्ष में रंजन कारिणी है। भिखारी दास के लिए। कवि पद्माकर के लिए वे कहते हैं
कि ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़ दूसरा नहीं हुआ है। इसकी रचना की रमणीयता ही इस सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। किन के लिए? कवि पद्माकर के लिए ये कथन आचार्य शुक्ल जी कहते हैं। अगले कथन की बात करें तो रीतिकाल की ग्वाल कवि के लिए वो कहते हैं कि रीतिकाल की सनक इनमें इतनी अधिक थी कि इन्हें यमुना लहरी नामक देव स्तुति में भी नवरस और षड ऋतु सुझाई पड़ी है। किनमें? रीतिकाल की सनक सर्वाधिक किसमें थी? ग्वाल कवि में। ये कौन कहते हैं? आचार्य शुक्ल जी कहते हैं। ग्वाल कवि ले कहते हैं षड ऋतुओं का वर्णन इन्होंने विस्तृत किया है, पर वह श्रृंगारी उद्दीपन के ढंग का है। किन के लिए? ग्वाल कवि के लिए। ग्वाल कवि ने देशाटन अच्छा किया था और उन्हें भिन्न भिन्न प्रांतों की बालियों का अच्छा ज्ञान हो गया था। अब ये तो हो गई रीतिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण कथन। अब बात करते हैं अगले कथन की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आदिकाल से संबंधित कथनों की। तो सबसे पहले देखते हैं कि वह कहते हैं साहित्य की, हिंदी साहित्य के इतिहास की जो परिभाषा देते हैं वह है सबसे पहले कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। ये आदिकाल के बारे में उनका एक महत्वपूर्ण कथन है। इन कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया गया है। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो हिंदी साहित्य के विभाजन के जो कालों का जो नामकरण किया है, उन कालों की विशेष प्रवृत्ति रचनाओं के आधार पर किया है। हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से 1375 तक अर्थात महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वो भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही। जब वह साहित्य की भाषा हो गई तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। नाथ पंथ के जोगियों की भाषा सदुगड़ी भाषा थी। ये शुक्ल जी का कथन है। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। सिद्धों में सरह यानी सरहपा सबसे पुराने अर्थात विक्रम संवत 690 के हैं। तो सरहपा का जो समय क्या मानते हैं शुक्ल जी? संवत 690। कबीर के बारे में वो कहते हैं कि कबीर आदि संतों को नाथ पंथियों से जिस प्रकार साखी और बानी शब्द मिले, उसी प्रकार साखी और बानी के लिए बहुत कुछ सामग्री और सदुगड़ी भाषा भी कबीर को किनसे मिले? ये नाथ पंथियों से। वीर गीत के रूप में हम सबसे पुरानी पुस्तक बिसलदेव रासो मिलती है। शुक्ल जी वीर गीत के रूप में सबसे पुरानी पुस्तक बिसलदेव रासो को मानते हैं। बिसलदेव रासो में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द का बार बार प्रयोग हुआ है, अतः हमारी समझ में इसी रसायन शब्द से होते हुए रासो का शब्द का निर्माण हुआ है। यह शुक्ल जी रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन शब्द से मानते हैं। बिसलदेव रासो में आए 1272 का स्पष्ट अर्थ है 1212। यह घटनात्मक काव्य नहीं वर्णनात्मक है। किसके लिए कहा गया है? बिसलदेव रासो के लिए कहा गया है कि यह घटनात्मक काव्य नहीं वर्णनात्मक काव्य है। बिसलदेव रासो के लिए वह कहते हैं कि भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो वह साहित्यिक नहीं राजस्थानी है। अर्थात बिसलदेव रासो की जो काव्य की जो भाषा है वह साहित्यिक नहीं होकर क्या है? राजस्थानी भाषा में लिखा गया है। अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप था वह डिंगल कहलाता था। अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा का योग से क्या कौन सी भाषा बनी? डिंगल भाषा। ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य किनके लिए? चंद्रप्रदाय के लिए कहते हैं। कौन? आचार्य शुक्ल जी। आचार्य शुक्ल जी चंद्रप्रदाय को हिंदी का प्रथम महाकवि मानते हैं और पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य। पृथ्वीराज रासो के लिए फिर कहते हैं कि भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने है उसकी भाषा, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। पृथ्वीराज रासो के लिए कहा है। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए, यह शुक्ल जी कहते हैं। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं विद्यापति के संबंध में। यह सबसे महत्वपूर्ण सबसे प्रसिद्ध कथन है जो कई बार पूछा जाता है। अगले कथन की बात करें तो मोटे हिसाब से वीर गाथा काल महाराजा हमीर समय तक ही समझना चाहिए।
कबीर के बारे में आती है कि कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों की कट्टरता को दूर करने का जो प्रयास किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला ही सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। शुक्ल जी का एक महत्वपूर्ण कथन है। वह कहते हैं, मृगावती जो कुतुब ने लिखी उसके बारे में कहते हैं कि इस कहानी के द्वारा कवि ने प्रेम मार्ग के त्याग और कष्ट का निरूपण करके साधक के भगवत प्रेम का स्वरूप दिखाया है मृगावती के माध्यम से। ये कथन मृगावती के बारे में शुक्ल जी का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मलिक मोहम्मद जैसी के गुरु कौन थे? तो शेख मोहिद्दी या शेख मुहीउद्दीन किसके गुरु थे? मलिक मोहम्मद जैसी के। प्रेम गाथा की परंपरा में पद्मावत सबसे प्रौढ़ और सरस है। यही प्रेम मार्ग सूफी कवियों को प्रचुरता की समाप्ति समझनी चाहिए। शेख नबी के लिए कहा है उन्होंने कि यही प्रेम मार्ग सूफी कवियों की प्रचुरता की समाप्ति समझनी चाहिए। सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की समाप्ति मानी जा सकती है तो किस रचना से? अनुराग बासुरी, जो कि किन्होंने लिखी है? नूर मोहम्मद ने लिखी है अनुराग बासुरी। मतलब शुक्ल जी अनुराग बासुरी के ग्रंथ को सूफी आख्यान काव्यों की जो अखंडित परंपरा चली आ रही थी उसका अंतिम ग्रंथ मानते हैं। नूर मोहम्मद के बारे में कहते हैं कि नूर मोहम्मद को हिंदी भाषा में कविता करने के कारण जगह जगह सबूत देना पड़ा कि वे इस्लाम के पक्के अनुयायी थे। इस परंपरा में मुसलमान कवि हुए हैं। कौन सी परंपरा में? सूफी काव्य परंपरा में। इस परंपरा में मुसलमान कवि हुए हैं, केवल एक हिंदू मिला है। आचार्य शुक्ल ने किसकी तरफ इशारा किया है? तो सूरदास कवि था उसके बारे में इशारा किया है कि इसमें सूफी काव्य परंपरा में अधिकतर तो मुसलमान मिले हैं, मात्र एक व्यक्ति हिंदू था जो कि सूरदास नाम का कोई कवि था। अगले कथन की ओर बढ़े तो देखते हैं कि जनता पर चाहे जो प्रभाव पड़ा हो, पर उक्त गद्दी के भक्त शिष्यों ने सुंदर सुंदर पदों द्वारा जो मनोहर प्रेम संगीत द्वारा बहाई, उसने मुरझाते हुए हिंदू जीवन को सरस और प्रफुल्लित किया। श्री वल्लभाचार्य जी के लिए कहा है यह कथन। सूर की सबसे बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। यह कथन बहुत ही प्रसिद्ध है, बार बार पूछा जाता है। आचार्य शुक्ल के अनुसार मीराबाई का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो संवत 1573 में चौकड़ी नामक गांव में शुक्ल जी के अनुसार मीराबाई का जन्म हुआ था। ये बड़े भारी कृष्ण भक्त और गोस्वामी विठलनाथ जी के बड़े कृपा पाद शिष्य थे। कौन? रसखान। रसखान के लिए कहते हैं शुक्ल जी कि ये बड़े भारी कृष्ण भक्त और गोस्वामी विठलनाथ जी के बड़े ही कृपा पात्र शिष्य थे। इन भक्तों का हमारे साहित्य पर बड़ा भारी उपकार है। कृष्ण भक्त कवियों के लिए कहा है शुक्ल जी ने कि कृष्ण भक्त कवियों का हमारे साहित्य पर, हिंदी साहित्य पर बड़ा भारी उपकार है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।